हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूं। और इतिहास भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, एक क्रम से हम इतिहास को पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, हमने लगभग 15 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी 16वीं वीडियो है, ये होगी भारत पर विदेशी आक्रमण, क्योंकि इससे पहले हमने सातवाहन वंश तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण के क्रम में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यवनों को। ठीक है, उनके कौन कौन से शासक रहे हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनके बारे में। हिंदी यवनों के बाद शक पढ़ेंगे इसी वीडियो में। शकों के बाद पहलव और कुषाण। कुषाण तक आज हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और इससे रिलेटेड आपको कोई और वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, इस बात का मैं आपको दावा करता हूं। और इतिहास भी हम जो है एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। यार, इतिहास कुछ नहीं है, एक कहानी है, बस आपको ध्यान से सुननी है और कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल वही इस वीडियो को देखे, बाकी सभी स्किप इसको करके जा सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो जो है मैंने आपको बताया है भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया। देखिए, भारत पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया था? सबसे पहले भारत पर आए थे ईरानी। ठीक है, मैं आपको एक बार क्रम बता देता हूँ। ईरानी या इन्हीं को कहते हैं पार्शियन। ठीक है, ईरानी या पार्शियन। उसके बाद आए थे हमारे यूनानी। ठीक है, यूनानी कौन था? यूनानी था सिकंदर। कौन था? सिकंदर था, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया था। ठीक है, यूनानी के बाद कौन आए? यूनानी के बाद हमारे आए हिंदी यवन। ठीक है, हिंदी यवन कौन? हिंदी यवन, जिनके बारे में आज पढ़ेंगे। और उसके बाद कौन आए? शक। शक के बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। ठीक है, ये हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम है। अगर आपसे सबसे पहले पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किन विदेशियों ने आक्रमण किया था, तो आप आंसर देंगे ईरानी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट बात है। और आपको कमेंट में बताना है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको बताना है कि सिकंदर सिकंदर जो है भारत किस दर्रे से आया था। सिकंदर भारत किस दर्रे से आया था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक के देना है। ठीक है, जो हमारे पुराने बच्चे होंगे उन सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने आपका सिकंदर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। देखिए, अब पढ़ते हैं हम हिंदी यवनों को। देखिए, हिंदी यवन को क्या कहा जाता है? हिंदी यवन को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन है हिंदी यवन? इंडो ग्रीक है। ठीक है, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। देखिए, इन्हें बैक्ट्रियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। ठीक है, बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसे ये हमारा प्यारा देश भारत है, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मैप पे मत जाइए, बस थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये हमारा भारत है और जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले से अगला एरिया है, इसको कहा जाता है बैक्टीरिया वाला एरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियन थे क्योंकि ये बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे। ठीक है, इनका पहला शासक डेमिट्रियस था। देखिए, हिंदी यवनों का पहला शासक कौन था? डेमिट्रियस था, जो निकेटर की तीसरी पीढ़ी का था। आपने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का वंशज था कौन? डेमिट्रियस, जो हिंदी यवन का पहला शासक था। ठीक है, आगे देखिए, इनकी दो शाखाएं थी। देखिए, जो हमारे हिंदी यवन है, इनकी दो शाखाएं थी बैक्टीरिया क्षेत्र में। एक थी आपकी डेमिट्रियस शाखा और एक थी यूक्रेटाइड्स शाखा। एक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। देखिए, जो हमारी डेमिट्रियस शाखा है, इसमें भी हमारे तीन शासक हुए हैं। तीन शासक कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है? एक है आपका अपोलोडोट्स, दूसरा अगास्थोनरीज और तीसरा मिनांडर। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मिनांडर। ठीक है, मिनांडर को क्या कहा जाता है? मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिलिंद के नाम से किसको जाना जाता है? मिलिंद के नाम से मिनांडर को जाना जाता है, आप याद रखेंगे, जो कि एक हिंदी यवन शासक है। देखिए, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ेंगे मिनांडर के बारे में। देखिए, मिनांडर बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इसने जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। देखिए, जो मिनांडर था, मिनांडर सिकंदर से ज्यादा भूभाग को जीतने वाला व्यक्ति था। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने सिकंदर से ज्यादा भूभाग को जीता था। भूभाग का मतलब इसने सिकंदर से ज्यादा भाग पर क्या किया था? अपना आधिपत्य जमाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की और ये बातें मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में लिखी गई है। ठीक है, देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिलिंद पन्हो पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? ये है आपकी
बौद्ध धर्म से संबंधित। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साइड में बता रहा हूं, तो आपको इनको नोट करते जाना है कॉपी पेन से, ठीक है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, मिलिंद पन्हो पुस्तक, ठीक है। और ये मिलिंद पन्हो जो है इसी में बताया गया है मिलिंद के प्रश्नों को, ठीक है। क्या है? मिलिंद के प्रश्न। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिलिंद के प्रश्न किस पुस्तक में बताए गए हैं? मिलिंद पन्हो पुस्तक में बताए गए हैं। और मिलिंद किसको कहा जाता है? मिलिंद कहा जाता है मीनांडर को, ठीक है। अब बात करते हैं मीनांडर की उपाधियों के बारे में। कौन कौन सी इसकी उपाधि थी? देखिए एक थी हमीकस। हमीकस किसकी उपाधि थी? मीनांडर की। एक थी शोटर, ठीक है। ये दो उपाधियां थी मीनांडर की। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यवनों ने। किसने? हिंद यवनों ने। और हिंद यवनों में भी किसने? मीनांडर ने, ठीक है। मीनांडर ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवनों ने चलाए थे, जो कि शासक था मीनांडर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे। आगे देखिए, आगे जो हमारी दूसरी शाखा है वो कौन सी है? यूक्रेटाइड शाखा, ठीक है। यूक्रेटाइड शाखा का शासक कौन था? हेलियोक्लीज। याद रखने हैं, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि यूक्रेटाइड शाखा का शासक कौन था? हेलियोक्लीज था, ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी था कौन? एंटियालकिड्स, ठीक है। एंटियालकिड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए एंटियालकिड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या किया था? इसने सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? ये आया था सुंग शासक भागवत के दरबार में। और हेलियोडोरस को किसने भेजा था? एंटियालकिड्स ने भेजा था, जो किसका उत्तराधिकारी था? हेलियोक्लीज का, जो कि जो है हमारा हिंद यवन शासक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारे हिंद यवन है इनका अंतिम शासक कौन था? वो था हर्मियस। कौन था? हर्मियस था, जिसको किसने हराया था? जिसको कुजुलु कड़फिसिस ने हराया था, ठीक है। कुजुलु कड़फिसिस कौन था? ये आपका कुषाण वंश का संस्थापक था। कौन था ये? कुषाण वंश का संस्थापक था। जिसने हराया था किसको? जिसने हराया था भागवत को, सुंग वंश के शासक। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है हिंद यवन, तो हिंद यवन नहीं है। इसने किसको हराया था? इसने सुंग वंश के शासक भागवत को हराया था। जो कौन था? ये भागवत था आपका सुंग वंश का एक शासक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव। मतलब जो ये है हमारा हिंद यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, इनके हमारे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े? देखिए आपका मुद्राओं पर लिपि का प्रयोग, यानी कि हिंद यवनों से पहले हमारे देश में जो मुद्राएं बनती थी उन पर लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन हिंद यवनों के आक्रमण के बाद क्या हुआ? हमारे देश पर मुद्राओं पर लिपि का प्रयोग होने लगा, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग होने लगा हिंद यवनों के बाद। और हिंद यवनों ने ही हमें दी 12 राशियां। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये सिंह हुआ, मेष हुआ, ठीक है, वृश्चिक हुआ, ये हमारी 12 राशियां हैं, ठीक है। ये किनकी देन है? ये हमारी हिंद यवनों की देन है, ठीक है। और इनके ही शासनकाल में शुरू हुई थी भारत में पर्दा प्रथा, ठीक है। ये जो हमारे चारों कार्य हैं मुख्यतः भारत में हिंद यवनों के आक्रमण के प्रभाव में आकर शुरू हुए, ठीक है। यहाँ तक हमारे हिंद यवन थे जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। आगे हिंद यवनों के बाद कौन आते हैं? वे आते हैं शक, ठीक है। शक कौन है? जिनको सिथियन भी कहा जाता है। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो शक है, शक कहाँ से आए थे? शक आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया वाले क्षेत्र से भारत में शक आए थे। ये जो है इतिहासकारों का मानना है। आगे इनका पहला शासक कौन था? मोगा था। यानी कि शकों का सबसे पहला शासक कौन था? मोगा था, आपको याद रखना है। और जो ये शक थे, शकों की भारत में 5 शाखाएं थी, यानी कि इनकी भारत में 5 ब्रांचेस थी। देखिए कौन कौन सी है। पहली है हमारी अफगानिस्तान शाखा, दूसरी है हमारी पंजाब शाखा, तीसरी है मालवा और चौथी है हमारी उत्तरी शाखा, ठीक है। और 5वीं जो हमारी शाखा है वो है पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने एक शक शासक का नाम सुना होगा, रुद्रदामन, ठीक है। जो रुद्रदामन था वो इसी पश्चिमी क्षत्रप शाखा से संबंधित था, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए रुद्रदामन से अब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। देखिए रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? ये कराया था रुद्रदामन ने। ठीक है, जो संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था, यानी कि इससे पहले जो हमारे अभिलेख जारी होते थे वो संस्कृत में नहीं होते थे, किसी अन्य भाषा में जारी होते थे। लेकिन संस्कृत में सबसे पहले जो जारी किया गया अभिलेख था वो जूनागढ़ अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और जो ये जूनागढ़ अभिलेख है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, और सुदर्शन झील, देखिए सुदर्शन झील से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? देखिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने क्या कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील से नहरें किसने निकलवाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। नहरें निकलवाई थी आपकी तुषास्प ने। किसने? तुषास्प ने जो है जो इस सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ये कराया था आपका रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन ने। और सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार, पुनः अगर आपसे पूछ ले जाए पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो आपको याद रखना है ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि FST ने। ठीक है, ये जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सुदर्शन झील से थे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा ये जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से किस किस के बारे में पता चलता है? रुद्रदामन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के, और आपका अशोक के बारे में जानकारी हमें मिलती है किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, अब जो हमारा आगे आता है वो आता है पहलव। ठीक है, पहलव के बारे में पढ़ेंगे। पहलव जिनको क्या कहा जाता है? जिनको पार्शियन भी कहा जाता है। ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है ये ईरान से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। और इनका संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेट्स था। ठीक है, पहलवों का शासक कौन था? मिथ्रेडेट्स था, जो कि इसका फाउंडर था। ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। इस क्रम में आगे आता है कुषाण। इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक अगर मैं मानूं तो यही है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए कुषाण, कुषाणों का संस्थापक कौन था? ये था आपका कजलु कडफिसेस। ठीक है, और इसका ही उत्तराधिकारी कौन था? विम कडफिसेस। विम कडफिसेस क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? विम कडफिसेस को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इसी ने ही कुषाण वंश को प्रसारित किया था। ठीक है, उसके बाद जो कुषाण है ये कहाँ से आए थे? ये भी मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे। ठीक है, ये यूची जनजाति के थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुषाण किस जनजाति के थे? ये आपका यूची जनजाति के थे, आपको याद रखना है। और आगे विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए, जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंदुओं ने चलाए थे, और हिंदुओं में भी मिनांडर ने चलाए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ये चलाए थे कुषाणों ने। ठीक है, और कुषाणों में भी कौन था? विम कडफिसेस था। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पर शब्द आया है द्विभाषीय मुद्रा। द्विभाषीय मुद्रा मतलब इन्होंने जो है सिक्के पर दो मुद्राएं चलाई। ठीक है, दो मुद्राएं इन्होंने अपने सिक्कों पर चलाई। ठीक है, एक आपकी खरोष्टी थी और एक शायद आपका ईरानी थी, ईरानी या यूनानी, इन दोनों में से एक है। तो आप समझिए कि द्विभाषीय का मतलब क्या होता है? जिस सिक्के पर, जिस मुद्रा पर दो भाषाएं लिखी होती हैं उसको द्विभाषीय मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विम कडफिसेस शैव धर्म का अनुयायी था। आपने सुना होगा, एक तो होता है शैव धर्म, एक होता है आपका वैष्णव धर्म। ठीक है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। शैव धर्म कौन होता है? जो भगवान शिव को मानने वाले लोग होते हैं वो शैव धर्म में आते हैं, और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले लोग वैष्णव धर्म में आते हैं। ठीक है, जिनको आगे चलकर अलवार और नैनार के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसने ये क्या था? विम कडफिसेस कौन था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसलिए इसने शिव, नंदी और बैल की आकृति के सिक्के चलाए। ठीक है, ये सिक्के हमें अवशेष में मिले हैं, इसलिए माना गया कि विम कडफिसेस कौन था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है
कुषाण वंश का, वो है कनिष्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये शासक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो कनिष्क है वो 78 एडी में गद्दी पर बैठा था और 110 एडी तक गद्दी पकड़ा, ठीक है। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठा था 78 एडी में, इसने क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शक संवत किसने चलाया था, शक संवत कनिष्क ने चलाया था, जो कि गद्दी पर बैठने के समय चलाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कनिष्क के उपनामों की। देखिए कनिष्क के उपनाम कौन कौन से हैं। एक तो आपका सर्वलोकेश्वर है, उसके बाद इसी को कहा जाता है सम्राटों का सम्राट, ठीक है। और द्वितीय अशोक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय अशोक किसके नाम से, किस शासक को जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय अशोक के नाम से किस शासक को जाना जाता है, यह है आपका कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क जो था, इसने क्या किया था, इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। 2 राजधानियां कौन कौन सी, एक तो पुरुषपुर थी, दूसरी हमारी मथुरा थी, ठीक है। कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने से पहले कनिष्क कहाँ का गवर्नर था, ये तक्षशिला का गवर्नर था, ठीक है। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए मैंने आपको चारों बौद्ध संगतियां भगवान बुद्ध से संबंधित जब मैंने पढ़ाया था सब कुछ वहां पर बता दी थी, लेकिन आपको बताना है कि जो हमारी ये चौथी बौद्ध संगति है उस समय हमारे इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है अध्यक्ष कौन थे, और ये जो चौथी बौद्ध संगति है ये कहाँ पर हुई थी। आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं मान लूंगा आपने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। देखिए शुद्ध सोने के सिक्के हमारे चलाए थे कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क यानी कि कुषाणों ने चलाए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3 बने यहाँ से। एक क्वेश्चन बना कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंदियानों ने चलाए थे, जो कि मिनांडर था। और दूसरे नंबर पर जो हमारे सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, शुद्ध सोने के सिक्के हमारे कनिष्क ने चलाए हैं, ठीक है, जो कि एक शक शासक है। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा जो कनिष्क है, कनिष्क के दरबारी कवि कौन कौन से हैं। देखिए कनिष्क के जो सबसे पहले दरबारी कवि है वो है अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष इनके लेखक भी रहे हैं और इनके राज कवि भी रहे हैं, कौन, अश्वघोष, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के दरबार में थे नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ये जिनको कहा जाता है कि शून्यवाद के जनक कौन है, वो नागार्जुन है, और नागार्जुन ने ही दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और अगले जो दरबारी कवि है इनके वो है चरक, ठीक है। चरक कौन है, चरक इनके राजवेद हैं, ठीक है। कौन है, इनके राजवेद हैं चरक, ठीक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है चरक संहिता। इससे संबंधित पूछा जाता है कि चरक संहिता किसने लिखी है, आचार्य चरक ने लिखी है, जो कुषाण वंश के जो हमारे कनिष्क हैं उसके दरबार के कवि थे। और आगे पूछा जाता है यहाँ से कि चरक संहिता किससे संबंधित है, ये है हमारी चिकित्सा से संबंधित पुस्तक, ठीक है। ये जो हमारी बातें थी ये हमारी कुषाण वंश तक संबंधित थी। दोस्तों आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। गुप्त वंश की हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आपको उस वीडियो को भी देखना है। और